Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am विवेक जौहरी और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक क्विक रिवीजन किसका, यूनिट 1 का। अब यहाँ पर कई चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कूलॉम्स लॉ से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और अब हम डिस्कस करेंगे डाइपोल। डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको देखिएगा आप कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो इफ एन अरेंजमेंट हैविंग टू इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस at extremely small distance apart, then such arrangement is called electric dipole. Example: HCl, KCl, H2O, NaCl, etc. ये एग्जाम्पल है। तो हमारे फिजिक्स में हम लोग एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस 2a लिखते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ए क्यों नहीं लिखते? हमारे बहुत से डेरिवेशंस में सेंटर से डिस्टेंस चाहिए होता है, इसलिए ए आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी बुक में केमिस्ट्री की जनरली ए लिखा हो। फिलहाल इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, MOMENT। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? The electric dipole moment of an electric dipole is defined as the product of मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, दोनों बराबर हैं, एंड डाइपोल लेंथ, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? डाइपोल लेंथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। फिजिक्स में आप जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहीं भी प्रॉब्लम में आएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू लेंगे और इसकी यूनिट क्या होगी? कूलॉम इनटू मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप Q इंटू 2a, ध्यान रखिएगा 2a डाइपोल लेंथ है और यूनिट कूलॉम इनटू मीटर है। इसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू है। अब अपने सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, अपने चैप्टर में बात करें, तो डाइपोल मूवमेंट पर अगर हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो किस किस तरीके का इफेक्ट होगा? सबसे पहले जब भी आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा ड्यू टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, प्लस क्यू पर और माइनस क्यू पर वैल्यू में बराबर होगा, डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा, इस कारण से इस पर एक टॉर्क लगेगा। तो हम यह टॉर्क की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हेडिंग होना चाहिए टॉर्क ऑन द डाइपोल, शॉर्ट में लिख दिया, आप समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए और उसे लिखने या याद करने की या रिवीजन करने की कोशिश करिए कि वो आपके दिमाग में रहे। आप मानकर चलिए कि केवल इस क्विक रिवीजन से ही आप 50% से ज़्यादा बोर्ड का पेपर कट जाओगे। लेकिन हकीकत ये होती है हम पूरी साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें एग्जामिनेशन हॉल में
वो चीजें, वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो फार्मूले या वो डेफिनेशन याद ही नहीं होती हैं। तो क्विक रिवीजन एक छोटा तरीका है जिससे आप आसानी से मोर देन 50% पेपर कर जाएंगे। बाकी आपके पूरे साल की मेहनत है कि नेक्स्ट 50% में आप कैसा करेंगे, लेकिन अगर क्विक रिवीजन आपका है तो आप 50% पेपर को तो सॉल्व कर लेंगे। टॉर्क ऑन द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म। अब आपको मालूम होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे शो करोगे। 2-3 लाइनें बना दो, 2 नहीं 3 बना दो, ये 4 से पैरेलल और सेम सेपरेशन की। इसमें रख दिए एक डाइपोल, डाइपोल के प्लस के ऊपर कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, और इस पर कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। वेक्टर फॉर्म में चाहे तो ऐसे लिखिए आप। ये बता रहा है F E के डायरेक्शन में है, ये बता रहा है F E के ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस लगा है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल लेंथ कितनी है, 2a। अगर आप इसे ए बी का नाम दें तो ए बी की लेंथ कितनी है, 2a। डाइपोल मूवमेंट जिसे आप P कहते हैं, P का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दैट इज ए टू बी। तो भाई डाइपोल कैसे रखा है आपने, इस तरीके से रखा है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो टॉर्क जब किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हो और उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दे विल मेक अ टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू अगर लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, और अगर आप वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो गलती मत करिएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर। एनसीईआरटी में न्यूटन इंटू मीटर को जूल लिख देते हैं, टॉर्क की यूनिट जूल, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि जूल एनर्जी का है, भले ही न्यूटन टू मीटर को जूल कहते हैं। आप टॉर्क को न्यूटन टू मीटर रहने दिए, लेकिन मैंने बता दिया एनसीईआरटी में टॉर्क की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर लिखी गई है। एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन किया है, नेट फोर्स 0 आएगा, कब आएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। क्यों होगा, उस पर 2 फोर्स लगेंगे, वैल्यू में तो बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए उनका नेट वैल्यू कितनी आएगी, 0। लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, टॉर्क की वैल्यू भी 0 आए और नेट फोर्स भी 0 आए? हाँ, हो सकता है। इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। थीटा 180 डिग्री का मतलब है वेक्टर P और वेक्टर E अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन भाई साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तो क्या आएगा, टॉर्क 0 आएगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स भी 0 आएगा। अब क्वेश्चन ये कह सकता है, क्या यह पॉसिबल है कि टॉर्क भी 0 ना हो और नेट फोर्स भी 0 ना हो? अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लें, इट इज प्लेस्ड
इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यहां वैल्यू कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, ये फोर्स वैल्यू में भी डिफरेंट होंगे, तो इनका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट इज पॉसिबल द फोर्स इज 0 एज, सॉरी मैं गलत बोल गया भाई, द फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फोर्स इज नॉन जीरो, एज वेल एज टॉर्क इज नॉन जीरो। कई बार बोल्ट ने पूछा है कि हम डाइपोल को कैसे रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि टॉर्क 0 हो। इफ डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द टॉर्क इज 0। तो थोड़ी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इस टॉर्क का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला कब लगाया जा सकता है। ये फार्मूला आप तभी लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। तो इतनी बातें आप जरा ध्यान रखिएगा और हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इस डाइपोल को रोटेट कर दिया जाए तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन in the rotating a dipole, कहां, inside the uniform electric field। आंसर आएगा W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। अब दिमाग में आपके आएगा कि θ1 क्या है, θ2 क्या है। θ1 वो एंगल है जो डाइपोल मूवमेंट E के साथ बना रहा है इनिशियल स्टेज पर, और आपने रोटेट करके कितना कर दिया एंगल, θ2। अगर मैं यहां पर फिगर दिखाना चाहूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, -q2 प्लस ये प्लस q डाइपोल है, एंगल कितना है, θ1। आपने रोटेट करके अब एंगल कितना कर दिया, ये कितना कर दिया, θ2। वर्क डन का फार्मूला क्या लगाएंगे, W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट स्टार्ट cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये वर्क डन का फार्मूला हुआ। कई बार बोर्ड ने पूछा है कि डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा था, इसे रोटेट करके 180 कर दिया, यानी कि θ1 0 डिग्री था और घुमाकर अब कितना कर दिया, 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना आएगा, PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। W इज इक्वल टू PE cos 0 कितना होता है, 1, और cos 180 कितना होता है, -1, 1 + 1, W आएगा +2 PE। तो एक नंबर का क्वेश्चन क्या आया कि एक डाइपोल मूवमेंट जिसका डाइपोल मूवमेंट, एक डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट P है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, अगर और डाइपोल मूवमेंट 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इससे रोटेट करके कितना एंगल कर दिया, 180 डिग्री। तो वर्क डन बताइए, आपका आंसर है +2 PE। अगर θ1 0 डिग्री था और घुमाकर कितना कर दिया, 2, θ2 90 डिग्री, यानी पैरेलल था और घुमाकर परपेंडिकुलर कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो W कितना आएगा, PE cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। तो कितना आ गया भैया, यहां पर
cos 0 1, cos 90 0, यही लिख दे रहा हूं W इज इक्वल टू PE। एक बार क्वेश्चन क्या आया, कई बार आया है क्वेश्चन यहां से कि डाइपोल मूवमेंट को 180 डिग्री से घुमाकर 0 डिग्री कर दिया गया, तो θ1 कितना हुआ 180 डिग्री, टू कितना घुमाया 0 डिग्री, कितना आएगा W इज इक्वल टू PE cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, दिस इज PE, ये -1 ये 1, तो W इज इक्वल टू -2PE। ये फार्मूला आपको लगाना आना चाहिए, तो इस तरीके से लगाएंगे। अब हम यहाँ पर एक और बात करनी पड़ेगी आपको, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको देखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फार्मूला होता है U इज इक्वल टू -P डॉट E, या U इज इक्वल टू -PE cos थीटा, ये आता है। यूनिट क्या आएगी जूल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole at a position inside the electric field is defined as the work done to bring the same dipole from infinity to that position without acceleration। ये डेफिनेशन रही और ये फार्मूले रहे। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्म है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर बोल्ड मोर देन 10 टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पर आप बात कर लीजिए क्या होता है। इफ नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, साथ ही साथ बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क भी 0 हो, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अगर इसकी केवल आप बात करेंगे तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, और आप केवल इसकी बात करेंगे तो फिर ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अगर दोनों की बात करेंगे तो बॉडी कहलाएगी इक्विलिब्रियम में। यानी कि कोई बॉडी का इक्विलिब्रियम में आने की कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स और साथ ही साथ नेट टॉर्क दोनों की वैल्यू कितनी होना चाहिए 0। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आइए। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कंडीशन तो होनी चाहिए, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए
should be minimum। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम का क्या मतलब है। पहले समझ लीजिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसकी पोजीशन को आप स्लाइटली डिस्टर्ब कर दो और बॉडी उसके बाद भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ले, तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ये एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, इसमें एक छोटा सा स्टोन रखा है, ये भी हेमीस्फेरिकल बाउल है और इस पे भी स्टोन रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों ही स्टोन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसको अगर स्लाइटली डिस्टर्ब कर दो पोजीशन को, तो ये बाद में वहीं आ जाएगा, लेकिन इसे डिस्टर्ब करोगे तो ये वहां वापस नहीं आएगा। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम में तो दोनों ही हैं, लेकिन टाइप के हिसाब से देखें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब आप देखिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और इस कंडीशन में क्या होगी, मैक्सिमम। इसकी हाइट क्या हो रही है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो इसे कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं अनस्टेबल। अब बात कर रहे हैं डाइपोल पे आ जाते हैं कि डाइपोल, बोल्ड ने कम से कम 10-15 बार पूछा है कि भाई डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। डाइपोल is in stable equilibrium। U का फार्मूला कितना होता है, -PE cos थीटा। यहां थीटा क्या है, वेक्टर P और वेक्टर E के बीच बनने वाला एंगल। U मिनिमम, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो आप मिनिमम लिखेंगे। जैसे -5 जूल है और -30 जूल है, दो वैल्यू है, तो ये मिनिमम है। जितनी पॉजिटिव की तरफ टेंड्स करेगी वो इंक्रीज कहलाएगा। तो यहां पर फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम U should be मिनिमम। तो U मिनिमम कितनी होगी भाई, इस फार्मूले के हिसाब से इतनी हो सकती है, क्योंकि कॉस की सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होती है। -P आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। कब आएगा, when cos थीटा कितना हो, 1। इसका मतलब क्या है, दैट इज थीटा इज 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, वेक्टर P इज अलोंग टू वेक्टर E। यानी कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगा, तब वो उस कंडीशन में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, मिनिमम आएगी। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है बोर्ड में, राइट द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, या इन विच कंडीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यू कैन राइट वन मार्क क्वेश्चन, if the direction of dipole movement is along to direction of electric field at that condition, yeah, in this situation the electric dipole is in stable equilibrium। एक बार बोल्ड ने आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन, स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको पता होना चाहिए स्टेबल में थीटा कितना, इतना, लेकिन टॉर्क का फार्मूला तो अलग होता है, PE sin 0 डिग्री लिखेंगे और कितना आएगा,
0 आएगा। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स भी कितना आएगा? 0 आएगा। नेट फोर्स में एंगल डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन चूंकि 0 डिग्री बन रहा है तो टॉर्क तो 0 है, और एफ नेट 0 इसलिए है क्योंकि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और प्लस क्यू और माइनस क्यू पर इक्वल फोर्स है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ये रहा डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसी की हेडिंग बनती है डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब फार्मूला तो ये है, तो फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यू शुड बी मैक्सिमम, और इस फार्मूले के हिसाब से अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? प्लस ही। क्यों? जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगी तो कितनी हो जाएगी ये? u मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? प्लस ही। कब होगी? जब cos थीटा -1 होगा। इसका सीधा मतलब आएगा कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। इसका सीधा मतलब क्या आएगा? P इज ऑपोजिट टू E। तो भाई किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। वो कितनी होती है? +PE। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ जाए तो फिर टॉर्क कितना आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन 180 डिग्री। अब साइन चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, 0 ही होता है, तो आंसर कितना आएगा? 0। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो नेट फोर्स तो 0 होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी 3 फार्मूले यूज किए। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, दूसरा फार्मूला यूज किया टाउ इज इक्वल टू PE वर्क डन, W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट स्टार्ट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 यूज किया, और तीसरा यूज किया U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये फार्मूले तभी वैलिड हैं जब E यूनिफॉर्म है। इन फार्मूलों को लिखकर अपनी कोई बात कहना या उन्हें किसी न्यूमेरिकल में यूज करना तभी संभव होगा जब E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैंने जितना बताया आपको, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है, यह आपको आना चाहिए। तो फिर पेपर आपको बहुत सिंपल लगेगा। क्योंकि आपको उस समय रिवीजन नहीं होता, उस समय याद नहीं आता, इसलिए वो सिंपल पेपर भी आपको टफ लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन तुरंत आए कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं कोशिश करता हूं कि आपके वीडियो जितनी जल्दी एज पॉसिबल हो सके तो उसे अपलोड कर दूं, लेकिन टाइमिंग वाली बात आती है कि वीडियो बनाने में टाइम तो लगता ही है और फिर से अपलोड करने में भी लगता है। कभी इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों एंजॉय करिए, और ये समय ऐसा है लॉकडाउन का कि आप जितना सीख सकते हैं, और मैं यहाँ बैठकर इतना सिखा सकता हूँ, बस वही टाइम आप इसे यूज़ करिए कि हम इस परिस्थिति में भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं है वो नहीं है इस तरीके का रोना रोते रहें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।